धर्मपुरी की विजय के बाद मैसूर की सेनाओं का उत्साह अपने चरम पर था। इस विजय ने न केवल शत्रु पक्ष की कमर तोड़ दी थी, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में हैदर अली के पराक्रम की धाक बैठा दी थी। धर्मपुरी के पतन के तुरंत बाद नवाब हैदर अली ने अपनी सेना को होसकोटे की ओर कूच करने का आदेश दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को एक के बाद एक परास्त करना। जब कर्नल स्मिथ को हैदर अली की इस प्रगति का समाचार मिला तो वो कोलार की सीमाओं से बाहर निकलकर होसकोटे की रक्षा के लिए आगे बढ़ा, किंतु मार्ग में ही टीपू सुल्तान और मोहम्मद अली कमीदा ने उसे रोक लिया। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तलवारों की झंकार, बंदूकों की गर्जना और रणभूमि में गूंजती हुंकारों ने आकाश को कंपा दिया। अंततः रक्तपातपूर्ण संघर्ष के बाद होसकोटे भी मैसूर के अधिकार में आ गया। इस विजय के पश्चात युवा टीपू सुल्तान ने एक अद्भुत युद्ध नीति अपनाई। होसकोटे की रक्षा के लिए मंगलूर से अंग्रेजों की एक ताजा टुकड़ी आगे बढ़ रही थी। टीपू ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसी प्रकार का प्रतिरोध न करें और घात लगाकर छिप जाएं। जैसे ही अंग्रेजी सेना उस स्थान के समीप पहुंची, मैसूरी सैनिक किसी अप्रत्याशित आपदा की भांति उन पर टूट पड़े। अचानक हुए इस भीषण आक्रमण से अंग्रेज सैनिक घबरा गए और पीछे हटने लगे। कर्नल स्मिथ स्वयं जान बचाकर कोलार की ओर भाग खड़ा हुआ। उसी समय हैदर अली नरीपुर में ठहरे हुए थे। इस बीच मद्रास से अंग्रेजी सेना के लिए रसद सामग्री आ रही थी। हैदर अली के सैनिकों ने हरपनहल्ली के निकट उस रसद को लूट लिया। चारों ओर रातों रात हमले और लूटपाट का ऐसा सिलसिला चला कि अंग्रेज और उनके सहयोगी सैनिक जीवन से उबने लगे। अचानक मराठा सरदार शामाराव अपनी 10,000 की सेना लेकर किसी अज्ञात दिशा में चला गया। उसके जाते ही सहयोगी सेनाओं में आतंक फैल गया। सैनिक युद्ध भूमि से भागने के बहाने ढूंढने लगे। कर्नल स्मिथ बार बार निजाम अली खान को आश्वासन देता रहा कि शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे ही दिन समाचार आया कि शामाराव ने हैदर अली से संधि कर ली है और पुणे लौट चुका है। इस समाचार ने निजाम अली खान के होश उड़ा दिए। वो अपने अमीरों पर चिल्लाने लगा, उस लुटेरे से समझौता करो, अब हमारी मुक्ति इसी में है। अंततः निजाम के दीवान रुकनुद्दौला ने एक संधि पत्र तैयार करवाकर हैदर अली के पास भेजा। संधि पत्र टीपू सुल्तान को पढ़ने के लिए दिया गया। जब टीपू ने उसे पढ़ लिया तो हैदर अली ने उसके हाथ से कागज लेकर रुकनुद्दौला के सामने फेंक दिया और कहा, निजाम से कहो कि पहले मुजफ्फर जंग की विधवा राफिया खातून और उसकी पुत्री हमीदा खातून को सम्मानपूर्वक श्रीरंगपट्टनम पहुंचाने की व्यवस्था करे। इसके बाद ही संधि की कोई बात हो सकती है, अन्यथा रणभूमि में वही घोड़े, वही तलवारें और वही कटे हुए सिर होंगे। जब निजाम अली खान ने यह शर्त सुनी तो वो क्रोध से पागल हो उठा। वो चिल्लाया, इस नीच को उन औरतों के नाम कैसे पता चले? क्या हमारी पंक्तियों में भी उसके जासूस हैं? किंतु रुकनुद्दौला ने उसे शांत करते हुए कहा कि इस समय संयम ही एकमात्र उपाय है। अंततः परिस्थितियों से विवश होकर निजाम अली खान को झुकना पड़ा। एक तेज सवार दूत को हैदराबाद भेजा गया और आदेश दिया गया कि राफिया खातून और हमीदा खातून को सुरक्षित श्रीरंगपट्टनम पहुंचा दिया जाए। जब ये समाचार राफिया खातून को मिला तो वो अवाक रह गई, किंतु हमीदा खातून ने बताया कि उसने स्वयं मैसूर के शासक से सहायता की प्रार्थना की थी। तब राफिया खातून की आंखों से आंसू बह निकले और उसके मुख से अनायास निकल पड़ा, ईश्वर नवाब हैदर अली को इसका प्रतिफल दे। श्रीरंगपट्टनम जाने से पहले माँ बेटी मुजफ्फर जंग की कब्र पर पहुंची। वहां वीरानी का राज था। मकबरा धूल और जालों से भरा था, न कोई दीपक न कोई पुष्प। ये दृश्य देखकर दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कब्र की सफाई की, फूल चढ़ाए और दीप जलाया। जाते समय हमीदा खातून ने कहा, पिताजी, जब तक आपकी कब्र निजाम की कैद से मुक्त नहीं होगी, मैं इस धरती पर कदम नहीं रखूंगी। जब उनके सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि हो गई, तब हैदर अली ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस संधि की शर्तों में विवाह संबंध, राजनीतिक गठबंधन और नवाब अरकाट को अपदस्थ करने की योजना सम्मिलित थी। किंतु मद्रास के अंग्रेज गवर्नर ने हैदर अली की बातों को अस्वीकार कर दिया। उसने एक नया अपमानजनक समझौता भेजा, जिसे हैदर अली ने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये अंग्रेजों को मेरा उत्तर है, उन्होंने कहा। इसके पश्चात अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। कर्नल ओड के नेतृत्व में एक ताजा सेना बंगलुरु पर चढ़ाई के लिए भेजी गई। हैदर अली ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत युद्ध नीति बनाई। टीपू सुल्तान को मद्रास की ओर बढ़ने का आदेश मिला, जबकि अन्य सरदारों को आसपास के क्षेत्रों में विध्वंस के लिए भेजा गया ताकि अंग्रेजों की रसद बाधित हो। कर्नल ओड को भ्रम था कि हैदर अली की सेना पीछे हट रही है, किंतु ये केवल एक रणनीतिक छल था। जल्द ही अंग्रेजी सेना चारों ओर से घिर गई। यदि मेजर जेरोल्ड समय पर न पहुंचता तो कर्नल ओड की पूरी सेना नष्ट हो जाती। फिर भी अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी और अधिकांश हथियार मैसूर के हाथ लगे।
इस पराजय से अंग्रेजों की योजनाओं को गहरा आघात पहुंचा। मद्रास पहुंचकर कर्नल स्मिथ ने स्वीकार किया कि हैदर अली असाधारण योद्धा है, अशिक्षित होते हुए भी महान रणनीतिकार। गवर्नर क्रोध से पागल हो उठा, किंतु सच्चाई को झुठला नहीं सका। उसे भय था कि अब इंग्लैंड के सम्राट के सामने वो क्या उत्तर देगा। उधर टीपू सुल्तान तेजी से मद्रास की ओर बढ़ रहा था और दक्षिण भारत की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यह स्पष्ट हो चुका था कि हैदर अली केवल एक सेना नायक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ने वाला एक अदम्य योद्धा था, जिसकी गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली थी।